वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसका आज हम पार्ट 4 ले रहे हैं। अब तक हमने देखा था कि किस तरह से भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होता है और उसके क्या क्या प्रकार हैं। आज हम ले रहे हैं भुगतान संतुलन में असाम्यता का उपचार, मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भुगतान संतुलन में जो असाम्यता है वह अल्पकालिक भी हो सकती है और दीर्घकालिक भी हो सकती है। भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता दोनों ही अगर दीर्घकालीन है तो ये विदेशी व्यापार के लिए हानिप्रद होती है। भुगतान संतुलन अगर लगातार सक्रिय रहे या लगातार निष्क्रिय रहे तो ये किसी भी देश के हित में नहीं होता है। अतः ये आवश्यक है कि असाम्यता के उपचार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं ताकि दीर्घकालीन भुगतान संतुलन स्थापित किया जा सके। इस संबंध में अगर हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उनका विचार था कि भुगतान संतुलन में असाम्यता की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका उपचार ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्वचालित ढंग से हो जाएगा, किंतु वास्तव में यह असाम्यता स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होती है, क्योंकि प्रतिष्ठित सिद्धांत द्वारा जो मान्यताएं मानी गई थी और जो दशाएं ली गई थी वो वास्तव में जगत में नहीं पाई जाती हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो उनकी विशेषता है अलोचशीलता, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए वे स्वयं को शीघ्रतापूर्वक और स्वचालित रूप से समायोजित करने में असमर्थ हैं। वर्तमान युग में भुगतान संतुलन की साम्यता को प्राप्त करने के लिए और उसे बनाए रखना है तो उसके लिए सचेत होकर योजनाबद्ध रूप से प्रयास करने पड़ते हैं। और इस संबंध में भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर करने से संबंधित हम उपायों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला मौद्रिक उपाय जिसको मॉनेटरी मेजर्स कहते हैं, और दूसरा नॉन मॉनेटरी मेजर्स जो कि अमौद्रिक उपाय के रूप में जाने जाते हैं। तो पहले हम लेते हैं मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपायों में सबसे पहले लेते हैं अवमूल्यन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन का मतलब है कि जब एक देश की सरकार अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य विदेशी मुद्राओं के रूप में जानबूझकर घटाती है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। अन्य शब्दों में, जिस दर पर मुद्रा अधिकारी द्वारा विदेशी मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं, अगर उसे ऊंचा कर दिया जाए तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। परिणाम स्वरूप इस देश के जो निर्यात हैं वो सस्ते हो जाते हैं और इस देश में आने वाले आयात महंगे हो जाते हैं। और निर्यात सस्ते इसलिए हो जाते हैं क्योंकि विदेशियों को इस देश से माल खरीदने पर पहले से कम मुद्रा देनी पड़ती है, जबकि आयात महंगे हो जाते हैं क्योंकि पहले जितना ही माल खरीदने पर अब अधिक मुद्रा देनी पड़ती है। इस प्रकार निर्यात को प्रोत्साहित करके और आयात को हतोत्साहित करके दोनों के सामूहिक प्रभाव स्वरूप भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का सुधार हो जाता है। किंतु अवमूल्यन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अगर एक देश अवमूल्यन करता है अपनी मुद्रा का तो जवाब में अन्य देशों द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जाए। लेकिन अगर एक देश की मुद्रा का अवमूल्यन होने पर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस देश से संबंध रखने वाले अन्य देश भी अपनी विनिमय दरों में कमी कर दे तो उक्त देश को अवमूल्यन से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए अवमूल्यन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विदेशों में इस देश के निर्यातों की मांग और इस देश में आयातों की मांग की लोच
कितनी है। अब हम दूसरा उपाय लेते हैं, मुद्रा के बाह्य मूल्य का ह्रास, डेप्रिसिएशन। स्वतंत्र विनिमय बाजार में जब विदेशों में एक देश की मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब स्वाभाविक रूप से इस मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य गिर जाता है तो इसे मूल्यह्रास कहा जाता है। और इसका प्रभाव भी अवमूल्यन के समान ही होता है, क्योंकि अवमूल्यन में जानबूझकर मूल्य गिराया जाता है, जबकि इसमें ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं, दोनों के प्रभाव हैं, वो समान हैं। नेक्स्ट है मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन का उद्देश्य आंतरिक कीमत स्तर में कमी करना होता है। वस्तुओं की जब कीमतें कम हो जाती है तो निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और आयात हतोत्साहित हो जाते हैं, जिससे प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक हो जाता है। किंतु अगर ये उपाय अपनाया जाता है तो इस उपाय को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस उपाय में कीमतों को जानबूझकर गिराया जाता है, जिससे कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने का भय रहता है। क्योंकि अगर कीमतें गिरती हैं तो स्वाभाविक है कि उत्पादकों के लाभ गिर जाएंगे, और उत्पादकों के लाभ गिरने पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कम होने से उत्पादन में कमी और बेरोजगारी में कमी, और इस तरह से जो है अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के कुचक्र में फंस सकती है। इसलिए इस उपाय का अगर प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विनिमय नियंत्रण, एक्सचेंज कंट्रोल। इसमें आयात प्रतिबंध तथा निर्यात प्रोत्साहन द्वारा व्यापार संतुलन अनुकूल करने के उपाय किए जाते हैं, और सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार पर नियंत्रण कर लिया जाता है, और फिर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाकर लेन देन में समता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत विदेशी विनिमय के सभी सौदे और लेन देन केवल सरकार करती है, या फिर सरकार के द्वारा अधिकृत कोई संस्था या व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जाता है। निर्यातकर्ताओं को जो भी विदेशी मुद्रा निर्यात के बदले में प्राप्त होती है, विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, तो वह सरकार अथवा केंद्रीय बैंक को सौंप दिया जाता है, और फिर उसका वितरण लाइसेंस प्राप्त आयातकर्ताओं के बीच आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो ये थे मौद्रिक उपाय जिनको अपनाकर भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर किया जा सकता है। अब हम लेते हैं अमौद्रिक उपाय। अमौद्रिक उपायों में हम देखते हैं कि जहाँ मौद्रिक उपाय आयात निर्यात को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वहाँ अमौद्रिक उपाय आयात निर्यात को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये जो उपाय हैं उनमें सबसे पहला हम लेते हैं आयात प्रतिबंध, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। इस नीति का उद्देश्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अवांछनीय आयातों को घटाना या समाप्त करना होता है, और इसके लिए यह प्रयास किया जाता है कि जो वस्तुएं देश में आयात की जाती हैं उनकी स्थानापन्न वस्तुओं को देश में ही उत्पादित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आयातित वस्तुओं की मात्रा को कम किया जा सके, और साथ में केवल वे ही वस्तुएं आयात की जाती हैं जो अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, या जिनसे भविष्य में आयात कम करने में सहायता मिल सकती है। तो आयात प्रतिबंध के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लेते हैं आयात प्रशुल्क, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ। वैसे हम टैरिफ पढ़ चुके हैं। यह आयात प्रतिबंध की सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रीति है। इसके अंतर्गत एक प्रशुल्क सारणी बना ली जाती है, जिसमें सभी प्रकार के आयात करों का उल्लेख रहता है। आयात की गई वस्तु की मात्रा पर अगर कर लगाया जाता है तो उसे परिमाण प्रशुल्क कहते हैं, और अगर आयात की जाने वाली वस्तु के मूल्य पर कर लगाया जाता है तो उसे यथा मूल्य प्रशुल्क यानी कि एड वैलोरम ड्यूटी कहा जाता है।
इसके अलावा भी प्रशुल्क के और कई प्रकार हैं, जैसे समान प्रशुल्क प्रणाली, सामान्य या परंपरागत प्रशुल्क प्रणाली, अधिकतम एवं न्यूनतम दर प्रशुल्क प्रणाली, विशेषाधिकारी प्रशुल्क प्रणाली आदि। दूसरा इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं आयात अभ्यंश, इंपोर्ट कोटा। आयात अभ्यंश के अंतर्गत यानी कि कोटा प्रणाली के अंतर्गत आयातों को सीमित करने का प्रयास किया जाता है और इसके अंतर्गत निम्न बातें शामिल हैं कि लाइसेंस कोटा प्रणाली, इसके अंतर्गत आयात केवल उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है और उतनी ही मात्रा में किया जा सकता है जिसके लिए सरकार कुछ गिने चुने व्यापारियों को लाइसेंस देती है। फिर एक पक्षीय कोटा प्रणाली, यूनिलैटरल कोटा सिस्टम, इसमें एक देश अपने ही आयातों पर प्रतिबंध लगाता है। विभाजित कोटा प्रणाली के अंतर्गत उन्हीं देशों से और उतनी ही मात्राओं में आयात किया जा सकता है जिसे उस देश की सरकार ने निश्चित कर दिया है, परंतु विश्व कोटा प्रणाली के अंतर्गत निश्चित सीमा तक विश्व के किसी भी देश से माल मंगाया जा सकता है। तीसरा इसमें है द्विपक्षीय कोटा प्रणाली, बायलैटरल कोटा सिस्टम। इसमें सरकार किसी देश से केवल एक निश्चित सीमा तक आयात करने की अनुमति देती है और इस सीमा तक रियायती आयात कर ही वसूल किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यापारी एक निर्धारित सीमा से अधिक आयात करता है तो उसे अतिरिक्त आयात पर दंड स्वरूप अधिक आयात कर देना पड़ता है। कोटा वस्तु की मात्रा के संबंध में या वस्तु के मूल्य के संबंध में निश्चित किया जा सकता है, किंतु ज़्यादातर यह मात्रा के बजाय मूल्य सीमा को जो है कोटा प्रणाली का आधार बनाना अधिक उचित प्रतीत रहता है, क्योंकि आयात प्रतिबंध नीति का उद्देश्य आयातों के मूल्य में कमी करना होता है, न कि मात्रा में कमी करना। अब तीसरा उपाय जो है इसके अंतर्गत वह है वैधानिक निषेध, लीगल प्रोहिबिशंस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियां होती है तो सरकार कानून के द्वारा कुछ वस्तुओं के आयात को निषेध कर सकती है। इस नीति को 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाश्चात्य यूरोपीय देशों के द्वारा अपनाया गया था। प्रथम महायुद्ध काल और उसके बाद इस नीति को व्यापक रूप से अपनाया गया था और आधुनिक काल में भी कई देश इस नीति को अपनाते हैं। फिर नेक्स्ट है विदेशी माल का बहिष्कार, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जब राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर कभी कभी देश की जनता द्वारा विदेशी माल का बहिष्कार किया जाता है तो इससे भी आयात स्वतः ही घट जाते हैं। तो इस तरह से आयात प्रतिबंध की ये विभिन्न रीतियाँ थी जिनके अपने अलग अलग गुण दोष हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर जिन नीतियों का प्रयोग किया जाता है उनमें आयात प्रशुल्क, कोटा एवं लाइसेंस प्रणाली है जिनका अधिकाधिक प्रयोग विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है। अब दूसरा उपाय इसके अंतर्गत है निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करना है तो एक और जहां हम आयात कम करते हैं, हमें कोशिश ये करनी होती है कि निर्यात अधिक से अधिक बढ़ाए जाएं ताकि निर्यातों से उस बढ़ाने से जो है व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन पक्ष में हो सके। तो इसके लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं कि कुछ वस्तुओं की मांग देश में सीमित कर दी जाए और उनके कुल उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा निर्यात के लिए सुरक्षित रख लिया जाए। दूसरा, देश के बाहर नए बाजारों की खोज की जाए और विभिन्न वस्तुओं की निर्यात संभावनाओं का पता लगाया जाए और प्रचार द्वारा उनकी मांग भी उत्पन्न की जाए। फिर विभिन्न देश आपस में वार्ता करके भी व्यापार की अधिक अनुकूल शर्त प्राप्त कर सकते हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के आधार पर व्यापारिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। फिर जो वस्तु निर्यात की जा रही है उसकी उत्पादन लागत में कमी करने का प्रयास किया जाना चाहिए और उत्पादन लागत में कमी करने से निर्यात मूल्यों में भी कमी होने की संभावना रहती है जिससे कि उस देश के निर्यात बढ़ सकते हैं।
फिर निर्यात करों में कमी करनी चाहिए। निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और एक निश्चित सीमा से अधिक निर्यात करने वाले व्यापारियों को विशेष सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। तो इस तरह से ये उपाय अपनाकर एक देश अपने निर्यातों में वृद्धि कर सकता है। तीसरा अमौद्रिक उपाय है विदेशी पूंजी तथा निवेश, फॉरेन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। भुगतान संतुलन की असाम्यता विदेशों से ऋण लेकर और विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहित करके भी कम की जा सकती है। जब चालू खाते में भुगतान संतुलन ठीक करना हो तो इसमें विदेशी ऋण बड़े सहायक होते हैं, क्योंकि इन ऋणों को जो भुगतान करना होता है वह प्रायः दीर्घकाल में उनको भुगतान करना होता है। विदेशी पूंजी का निवेश करके औद्योगिक विकास और देश के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है, किंतु इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ, ज़्यादा विदेशी पूंजी और निवेशों पर अधिक जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन ऋणों का अगर बोझ बढ़ जाए तो भुगतान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर इन ऋणों पर ब्याज आदि भी चुकाना पड़ता है, जिसके कारण से भुगतानों का भार अधिक हो जाता है। तो यह देश के लिए अधिक मुश्किल हो जाता है और कई बार देश की संप्रभुता पर भी आंच आने लगती है, या अगर ऋण इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ब्याज चुकाने के लिए भी कई बार जो है देश विदेशों से निरंतर ऋण लेता रहे, तो अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। तो इस उपाय का बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि भुगतान संतुलन की असाम्यता के उपचार के लिए विभिन्न मौद्रिक और अमौद्रिक उपाय अपनाते समय कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे अगर मुद्रा अवमूल्यन का उपाय अपना रहे हैं तो उससे देश के सम्मान को धक्का पहुंचता है और देनदारियां बढ़ जाती हैं, और फिर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसा करने से समस्या का समाधान पूरी तरह हो ही जाएगा। अगर मुद्रा संकुचन की बात करें, अगर इस उपाय को अपनाते हैं तो देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। इसी तरह व्यापार नियंत्रण अन्य देशों द्वारा प्रतिकार को जन्म दे सकता है। विनिमय नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में बाधक होता है और अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है। अतः भुगतान संतुलन के असाम्य में को सुधार करना और साम्य स्थापित करना कोई आसान कार्य नहीं होता। भुगतान संतुलन की समस्या विशेष रूप से अधिक जटिल होती है विकासशील देशों में, क्योंकि उन्हें विकास करने के लिए काफ़ी मात्रा में आयात करने पड़ते हैं और उनके भुगतान हेतु पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने की उनकी क्षमता जो है आयातों की तुलना में कम होती है। अतः भुगतान संतुलन की असाम्यता को अगर दूर करना है तो एक साथ कई उपाय अपनाने पड़ते हैं, और फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि हमें वांछित परिणाम मिल ही जाए। अतः अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई उपाय अपनाकर और सावधानी पूर्वक इन उपायों को अमल में लाकर एक देश अपने भुगतान संतुलन को सुधार सकता है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं का सहयोग भी वह प्राप्त कर सकता है और अपने देश का विकास कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।